हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की। और डिफेंस के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत खुद भी अपने प्राइवेट सेक्टर प्लस जो फॉरेन कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर के भारत के अंदर ही अपने 5.5 और 6 जनरेशन के जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं उनका निर्माण खुद ही कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें एक समय लगता है, और इस समय में जब तक ये टाइम लगेगा तब तक हमको बाहर से कुछ प्रिक्योरमेंट करना पड़ेगा। और उसको देखते हुए ये जो सौदा है ये हुआ है लगभग 3.25 लाख करोड़ का ये समझौता हुआ है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि लगभग 114 राफेल जो है मल्टी रोल लड़ाकू विमान, और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। मैंने बताया था कि लगभग 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है इसमें होने वाली है। और ये जो सौदा है, एक तो ये 114 राफेल मल्टी रोल लड़ाकू विमान है इसके अंदर, और साथ ही साथ देखेंगे आप 6 बोइंग P-8I यानी कि टोही विमान है, जिन एक तरीका से जो समुद्र के अंदर पायरेसी होती है उनको लेकर के, या फिर समुद्र के द्वारा आप देखेंगे कि जिस तरीका से टेररिज्म की जो गतिविधि है समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश करने की, इनके लिए ये होगा। और ये लगभग है 28,000 करोड़ रुपए का। यानी कि नौसेना के लिए समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी क्षमता भी इसके पास है, याद रखना। यानी कि पनडुब्बी रोधी क्षमता इसके पास है। इसके लिए इसका मतलब यह है कि ये अपने पास कोई ना कोई किसी तरीका की स्केल वगैरह लेकर के चल सकता है। आगे देखेंगे हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी कि HAPS, यानी कि HAPS ये भी है। और ये जो कार्य करने वाला है एज ए सूडो सैटेलाइट, जो कि LAC और LOC इन दोनों पर ही क्या करेगा, सर्वाइलेंस करेगा, और जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होगी उसको हमें प्रोवाइड करने वाला है। और ये जो होगा लगभग 15,000 करोड़ रुपए का जो है समझौता ये हुआ है। रक्षा बजट आप जानते होंगे, जिसके अंदर हमने ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके अंदर शामिल है 114 जो राफेल लड़ाकू जेट्स, जो कि 60% TOT होगा, और लगभग 98 भारत के अंदर बनाए जाएंगे, और बाकी जो है वो फ्रांस से आएंगे। आगे देखेंगे, जैसे शुरू में मैंने बता दिया, P-8I है, ये टोही विमान है, और साथ ही साथ में पनडुब्बी रोधी भी ये हैं, याद रखना इस बात को। सुपर सुखोई अपग्रेड 84, और इसी के अंदर जो शामिल है, जो सुखोई है उनका अपग्रेड करना, यानी कि भारत के लिए अब जिस तरीका का आप जानते हैं कि AI से उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, तो वो सारे के सारे और नई तकनीक जो रेडार से बच सके, इस तरीका से इसके अंदर प्रस्ताव रखा गया है। और अब सुखोई 30 का जो है पूरा का पूरा जो एक स्क्वाड्रन है उसको अपग्रेड करा जाएगा इस कोस्ट के अंदर ही। आगे देखेंगे रणनीतिक प्रभाव और भविष्य, यानी कि स्ट्रेटेजिक और इंपैक्ट इसका होने क्या वाला है फ्यूचर के लिए। देखिए, क्षेत्रीय प्रभुत्व और चीन पाक संदेश, एक तो यह है कि जिस तरीका से हमारे भारत के अंदर ही डिफेंस को लेकर के हमारी जो सरकारें हैं, अब उन्होंने, आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। और जितने भी अब हमारे यहाँ पे जो विमान बनने वाले हैं, यानी कि 5.5 जनरेशन और 6 जनरेशन के, ये सारे के सारे होंगे PPP मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये होने वाले हैं। और इसके लिए जो पूरा स्वामित्व जो होगा वो DRDO के पास होगा। यानी कि DRDO जो होगी वो एक तरीका से एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास में जितने भी IPR राइट्स वगैरह है वो सब इसके पास होंगे। और जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो कार्य करेंगे प्राइवेट सेक्टर मिलकर कर। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, आइए देखते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या फायदा होगा फ्यूचर में, स्वदेशीकरण और तकनीकी हस्तांतरण। और एक बात इसके अंदर यह आई है कि लगभग 60% जो है वो भारत के अंदर बने हुए जितने भी सामान होंगे, 60%, यानी कि जिनका ओरिजिन होगा इंडिया, भारत में बने हुए कलपुर्जे हो 60%, यानी कि टोटल जो विमान बनेगा उसमें 60% की हिस्सेदारी भारत से होगी। और TOT जैसे मैंने बताया है, राफेल के अंदर जो है वो 80% तक का TOT मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है। आगे देखेंगे 2035 तक हमारा जो लक्ष्य है, वो आप जानते होंगे कि अब भारत का जो लक्ष्य है लगभग 10 से 1 साल का विंडो है। और इसके अंदर आप सोचिए कि भारत पूरी तरीका से आत्मनिर्भर हो जाएगा 6th और 5.5 जनरेशन के इंजन निर्माण से लेकर के। मैंने अलग से उसके लिए वीडियो बनाई कि सेफ्रॉन वगैरह और रूस के साथ मिलकर के भारत के अंदर ही आप देखेंगे कि F414 यानी कि F414 जो कि हम जनरल इलेक्ट्रिक से लेते थे, अब इसको रिप्लेस रहा है। और जो कावेरी है उसका थ्रस्ट बहुत कम था, लगभग 40 से 45 किलो न्यूटन, यानी कि ये जो थ्रस्ट था ये अपने आप में पर्याप्त था। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो तेजस है उसके अंदर वो कावेरी ही इंजन इंडक्ट है, इसीलिए परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। और क्योंकि वो सिंगल है, यानी कि एक इंजन है, लेकिन अब जो 5.5 और 6 जनरेशन के जितने भी एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि 2 इंजन होंगे, तो जिनसे उनकी अपने आप कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आते थोड़े इसको विस्तार से देखते हैं एक बार।
भारत का जो नया सैन्य कवच जो बनने वाला है, इसके लिए आप जानते हैं कि 3.25 लाख करोड़ रुपए का जो है वो निवेश किया गया है, और मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रक्षा अधिग्रहण जो परिषद है, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, उसके द्वारा सहमति दे दी गई है, और इसके बाद आप जानते हैं कि पीएमओ जाएगा और पीएमओ से सिग्नेचर आसानी से होंगे, और उसके बाद में ये प्रोक्योरमेंट आसानी से शुरू हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान के लिए आप जानते हैं कि ये 2.5 फ्रंट वार के लिए भारत तैयार रहना पड़ेगा, और मेरा मानना है कि अब 3 फ्रंट वार ये हो चुका है, क्योंकि जो बांग्लादेश का जो फ्रंट है वो भी अब ओपन हो चुका है, और आधा फ्रंट हमारे यहां पर है, आधा फ्रंट आप पाकिस्तान को मानिए। तो ये देख करके आप मान सकते हैं कि ये अब 2 से 3 फ्रंट या 3 फ्रंट ये खुल चुके हैं। आगे देखना, वायुसेना 114 मल्टी रोल जो कम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये मिलेंगे हमारी वायुसेना के लिए। नौसेना के लिए मैंने जैसे बताया है कि 6P-8I ये आपको जो विमान टोही है, और साथ ही साथ ये जो है ये सर्वाइलेंस करेंगे, और साथ ही साथ में सबमरीन जो होती हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। तो हमारी जो नौसेना है उसके लिए आप जानते हैं कि 6P-8I जो है पोसाइडन मैरीटाइम सर्वाइलेंस एयरक्राफ्ट, जिसकी कीमत जो है 28,000 होने वाली है, इसकी व्यवस्था है। और भविष्य के लिए जो है, जैसा कि आपको बताया गया है, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम HAPS, ये जो है आप जानते होंगे हमारे नॉर्थ बॉर्डर को जो है सिक्योर करने के लिए LAC और LOC जो है उन पर ये हमको क्या करेंगे, एज ए स्यूडो सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट नहीं होंगे लेकिन एक सैटेलाइट के रूप में जो होने वाले हैं, लेकिन ये पता नहीं चलेगा, और हमें जो चाइना में होने वाली जो गतिविधि है बॉर्डर के पास, और पाकिस्तान के अंदर जो होने वाली बॉर्डर के पास की जो गतिविधि है, उनसे लगातार अपडेट रखेगा। अपग्रेड होंगे, जैसे कि शुरू में बता दिया, लगभग 84 एक स्क्वाड्रन जो है, लगभग सुखोई 30 MKI, इनको जो है अब दोबारा से अपग्रेड किया जाएगा। वायु शक्ति 114 राफेल जेट्स का गणित क्या है, आप इसे भी समझ लीजिए। 14 जेट्स फ्रांस से जो है फ्लाई अवे करेंगे, और 100 जेट्स जो है वो लगभग भारत के अंदर बनेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि 98 उस टाइम पे था, लेकिन ये अभी जो है 98 और 100 के यही बीच में है, इतना वेरी करेगा डेटा के अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रस्ताव है 114 मल्टी रोल जेट्स इंजन का। मेक इन इंडिया, जग में जैसा आपको शुरू में बताया कि 60% जो है भारत के अंदर ही बने हुए सामान जो है इनके अंदर यूज किए जाएंगे, और टीओटी लगभग कितना है, 80% होने वाला है। राफेल ही क्यों, डीप स्ट्राइक क्षमता इसके पास है, कि अब आप जानते होंगे कि जो हाई वैल्यू असेट्स जो होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसकी अपनी क्षमता है, और इन पर आप जानते हैं कि जो स्कैल्प है वो भी इसके अंदर इंडक्ट कर सकते हैं, और अभी हमारा जो अस्त्रा है वो भी हम इसके अंदर इंडक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आप इसमें ये भी जानते हैं कि जो चाइना का PL-15 जो है, वो ये दोनों ऐसी मिसाइल हैं जो उनसे ज्यादा अपग्रेडेबल हैं। क्लियर है, तो ये इंडक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। आगे देखना, स्कैल्प हो या फिर मीटियोर, मीटियोर भी जो आप जानते हैं कि अस्त्र जो है वो मीटियोर का ही विकल्प बनाया गया, यानी कि अस्त्रा तो आप जानते हैं कि 5 देशों का वेंचर है ये, अपने आप में यूरोप के 5 देशों का, और लेकिन भारत के अंदर हमने इसका विकल्प ढूंढ लिया है, वो है अस्त्र मार्क 3। आगे देखेंगे, अच्छा वो भी VVR है और ये भी VVR है, दोनों ही रैमजेट से चलते हैं, यानी कि इसके अंदर भी रैमजेट तकनीक है, और हमारा जो अस्त्र 3 है उसके अंदर भी वही स्थिति है। भारतीय एकीकरण, अस्त्र मिसाइल का जो है इंटीग्रेशन इसके अंदर हो सकता है, जो मैंने आपको बताया मीटियोर का ही विकल्प है, वो यानी कि स्वदेशी करण है उसका एक तरीका से। पाकिस्तान और चीन के लिए जो है एक डिटरेंस पैदा करने वाला है। आप जानते हैं कि शक्ति जो है वही शांति का प्रतीक होती है। अगर हमने इन कंट्रीज को शक्ति दिखाई, तभी आप समझिए कि भारत के अंदर शांति स्थापित हो सकती है, हमारे बॉर्डर्स जो है वो शांत हो सकते हैं। समुद्री सुरक्षा पर नजर, वही जैसे मैंने आपको बताया कि मालदीव्स हो या फिर हम्बनटोटा, इन पर, या फिर आप जानते होंगे यहां पर ये अपना जो अंडमान निकोबार द्वीप, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर पूरी तरीका से निगरानी रखने के लिए 6P-8I जो है इसका 28,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है, इसका भी प्रोक्योरमेंट होगा। हिंद महासागर में चीन पनडुब्बी और युद्ध पोत जो है वो आगे जो है घुसने से पहले एक बार उनके मन में आएगा कि भाई ये जो सुखोई ये जो 6 बोइंग P-8I जो है ये उनको तहस नहस भी कर सकता है, तो वो भी दिमाग में रहेगा एक बार के लिए। क्षमता क्या है, दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक कर सकता है, और ब्लू वाटर इकोनॉमी जो होती है, या ब्लू वाटर इकोनॉमी आप जानते हैं ना, यानी कि जो भी समुद्र के द्वारा व्यापार होता है जो कि 80% के अप्रोक्सीमेट होता है, उसको एक तरीका से सुरक्षित करने के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। भविष्य का युद्ध, शूडो सैटेलाइट्स, जैसा आप जानते हैं कि इसको जो है
पहले आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल सैटेलाइट जो होती हैं वो उस तरीका से कैप्चर नहीं कर पाती जिस तरीका से कंटिन्यूअस हमें चाहिए। तो ये क्या करेंगे, समय के बाद में एक स्थान को ही क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, उसकी फुटेज लेंगे। लेकिन जो HAPS है, ये लगातार 24 घंटे 7 दिन ये लगातार पिक्चर कैप्चर करेगा। तो आप समझिए कि वहां से ज्यादा सर्वाइलेंस हो पाएगा और हमारे पास में ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन हो पाएगी। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम HAPS ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा एज द सूडो सैटेलाइट, मतलब असली का सैटेलाइट नहीं होगा, लगेगा सैटेलाइट है। LAC और LOC पर सैनिकों की रियल टाइमिंग निगरानी जो लगा हो सकती है और इसकी कीमत है 15,000 करोड़। सुखोई का सुपर अवतार है, 84 सुखोई 30 MKI जो है उनका अपग्रेड किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि जो रेडार हैं, यानी कि अब इनको जो है रेडार सिस्टम, इनका जो नोज होता है वहां पर इंस्टॉल किए जाएंगे और जो एवियोनिक्स यानी कि कॉकपिट जो है वो पूरी तरीके से बदले जाएंगे, जिससे इनको जो है अपग्रेड करा जाएगा। स्वदेशी विरूपाक्ष रडार और आधुनिक एवियोनिक्स, यानी कि इसके ऊपर जो है एक रेडार जो है वो स्थापित किया जाएगा जिसका नाम है विरूपाक्ष। क्लियर, यानी कि इसके ऊपर आपने देखा होगा, अभी मैंने ऊपर भी ग्रीन किया हुआ था, तो यहां पर इसके ऊपर जो है एक लगाया जाएगा विरूपाक्ष रेडार, जो कि अपने आप को, एक तो क्या होगा कि अगर कोई मिसाइल इनको ट्रैक करती है तो उससे अपने आप को ये बचा सकेंगे, पहले ही वहां से हटाएंगे और जो है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे मिसाइल्स। तो इस तरीका की व्यवस्था भी इसके अंदर हो जाएगी, यानी कि एक तरीका से अर्ली वार्निंग सिस्टम इसके अंदर होने वाला है। पुरानी फ्लीट को आधुनिक युद्ध के लायक बनाना होगा, क्योंकि आज जो है तकनीक बदल चुकी है, तो हमको भी अपग्रेड करना होगा और सुखोई जो है इसीलिए इसको अपग्रेड किया जा रहा है। चीन की चुनौती खतरा कितना बड़ा है, आप जानते होंगे कि लगातार चाइना के अंदर जिस तरीका से तनाव बढ़ रहा है और आने वाले समय में चाइना के अंदर तनाव बढ़ेगा, तो उसे लेकर के, और या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि चाइना ताइवान को जब भी कैप्चर करेगा तो उसको एक युद्ध भारत के किसी ना किसी बॉर्डर पर छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो जो है दखलंदाजी ना करे। और दूसरा ये भी कि चाइना के अंदर जब जब समस्या आएगी तब तक आप सोचिए कि भारत का कोई ना कोई बॉर्डर जो है वो अशांत होने वाला है। तो इसको देखते हुए हमको ये सारे कार्य करने ही होंगे। आगे देखेंगे, ताइवान पर संभावित चीनी हमला, जैसा कि आपको बता दिया 2027 तक, और 27 तक देखो छोटा मोटा तो होता रहेगा, लेकिन 2049 से पहले ये सारा कार्य होना होगा, ये समझिए। अगर 2049 तक नहीं होता तो फिर कभी भी ये संभव नहीं है। आगे देखेंगे, 2035 भारत के साथ एक टकराव की आशंका है। कारण वैसे 2035 तक नहीं, ये कभी भी हो सकता है। उसका कारण ये है कि भारत जिस तरीका से आगे बढ़ रहा है और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग की ओर जा रही है, यानी कि बूढ़ी होती जा रही है। तो जो वर्क फोर्स है, अगर आपको जानते होंगे कि भारत का जो लेबर वर्क फोर्स है उसका जो एवरेज एज है वो लगभग 28 वर्ष है, और चाइना का जो लेबर वर्क फोर्स है उसका जो एवरेज एज है लगभग 39 ईयर है। तो आप सोचिए कि ये जो गैप है। और तीसरा सबसे बड़ा, और मैं आपको बता दूं, तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि लगभग हर 2 वर्ष के अंदर 2.5 करोड़ जो है युवा, भारत के अंदर 2.5 करोड़ युवा जिनकी जो एवरेज एज है वो 28 वर्ष है, वो इकोनॉमी में यानी कि देश की जनसंख्या में ऐड हो जाते हैं, जिससे हमें कभी भी लेबर वर्क की जो है कमी नहीं होने वाली। लेकिन चाइना का सिस्टम बदल चुका है, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी ने इनको बिल्कुल तरीका से तबाह कर दिया है। और ये जो पॉलिसी है, लोग कहते हैं कि ये चाइना ने अडॉप्ट की थी, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप पूरी दुनिया के अंदर से ऐसी किताब पढ़ेंगे, जैसे हेनरी किसिंजर वगैरह की जो किताब पढ़ेंगे, तो आपको वहां मिलेगा कि नहीं, ये वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट नहीं की थी, बल्कि चाइना के ऊपर इसको थोपा गया था। अब आप सोचिए, तो क्यों ऐसा किया गया होगा? क्योंकि इसलिए कि अगर अमेरिका या फिर वेस्ट के जो कंट्री है अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग अगर चाइना में उठाकर डाल रहे थे, तो इसके एवज में कुछ लेते या नहीं लेते? लोग तो सोचते हैं कि नहीं, चाइना का मॉडल है इसलिए वहां पर आ गया, ऐसा नहीं होता। अंदर की जो बातें हैं, जो उस टाइम पर जो भी राजदूत रहे हैं या उस टाइम के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, उनकी किताबें आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीका के रूजवेल्ट या फिर वेस्टर्न कंट्री के जो लीडरशिप थी, उन्होंने जो है ये सिग्नेचर कराए थे कि आप अपना जो है वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आओगे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले समय में चाइना पूरी तरीका से तबाह कर देगा दुनिया को। और देखिए वही हो चुका है कि चाइना जो है पूरी तरीका से आज बेकार हो चुका है, यानी कि लोग जो है वो अमीर तो हुए हैं, लेकिन अमीर होते होते ही वो बूढ़े हो चुके हैं। आज सोचिए कि पैसा है लेकिन खा नहीं सकते, इस तरीका की जो स्थिति है वो चाइना के अंदर पहुंच चुकी है। जगहों के नाम बदलना, चाइना जो है वो साइकोलॉजिकल गेम लगातार, आप जानते होंगे, लद्दाख को लेकर के, सिक्किम को लेकर के, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के किस तरीका से एग्रेसिव रहा है।
रक्षा नीति में बदलाव, ऑफेंसिव से लेकर, अब पहले हम क्या रहते थे, डिफेंसिव रहते थे, अब हम क्या करेंगे, ऑफेंसिव होना पड़ेगा, लगातार पुश करना पड़ेगा। और वो तभी कर सकते हैं हम जब हमारे पास डिटरेंस है, यानी कि 1-2, यानी कि चाइना के पास अगर PL-15 है तो भारत के पास में स्वदेशी निर्मित अस्त्रा मार्क 3 है। आप सोचिए कि उससे बेहतर है, सोचिए इस बात को। तो ये जो मैंने अलग से वीडियो बनाई कि PL-15 जो है उससे ज्यादा बेहतर मीटियोर और अस्त्रा 3 क्यों है, वो बिल्कुल अलग वीडियो है, आप अगर कहोगे तो मैं वो प्रोवाइड आपको करा दूंगा। देखिए, सीमा पर बुनियादी ढांचे का जो तेजी से निर्माण होना, ये, और भारत अपनी संप्रभुता के लिए अपनी जो सीमा है उसको बचाना पड़ेगा। और इसके लिए आप जानेंगे कि गलवान जैसी जो झड़प है वो लगातार भारत में, भारत और चाइना के बीच में आगे देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बड़े स्केल पर वार होने की संभावना नहीं है। कारण यह है कि चाइना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, भारत भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत के पास दूसरी स्थिति है, हमारे पास लड़ने के लिए, मैंने जैसा कि शुरू में आंकड़े दिए हैं आपको, उसकी पूरी तरीका से पॉपुलेशन है। लेकिन चाइना के अंदर जो सैनिक हैं वो आप जानते हैं कि एक तरीका से भाड़े के सैनिक हैं वो, यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना के अंदर ये जो बुजुर्ग होम होते हैं वो बहुत ज्यादा खुल चुके हैं। और लोग जो है वो चाइना में की आर्मी के अंदर आप स्वतः ही सर्विस नहीं देना चाहते, और चाइना जो है वो जबरदस्ती उनको आर्मी के अंदर भर्ती कराता। तो सोचिए कि जो जबरदस्ती भर्ती हुआ है वो कैसे लड़ेगा देश के लिए। वहीं अगर भारत के आप देखोगे तो किसी भी तरीका की हमें समस्या है नहीं। तो चाइना बेशक आपको साइकोलॉजिकल वारफेयर में तो लगातार पीछे करेगा, लेकिन कभी 1-to-1 आर्मी में लड़ेगा नहीं, याद रखना इस बात को। ग्लोबल मिलिट्री टेक्नोलॉजी रैंकिंग अगर आप देखें, जिसको आप जानते हैं सिप्री एक संस्था है वो भी जारी करती है, इसी के अंदर फायर पावर इंडेक्स जो होता है ना वो भी यही जारी करती है। तो इसके आधार पर आप देखोगे तो भारत जो है चौथी सबसे बड़ी, अगर देखा जाए तो भारत जो है अगर डिफेंस के अंदर चौथा सबसे बड़ा ताकतवर देश है। तो उसे देखते हुए भी आप सोचिए कि भारत जो टॉप 4 के अंदर है। दक्षिण कोरिया और तुर्की भी जो है तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रमुख कमी वही जेट इंजन और पनडुब्बी AIP की जो तकनीक है उसको लेकर के भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तेजस MK2, यानी कि जैसे आपको बताया है लगभग 700 से 800 करोड़ इसकी लागत आती है। राफेल जो है वो लगभग 3000 करोड़। लेकिन दोनों के अंदर मैंने बताया कि अंतर कितना बड़ा है। हाँ, आज के 10 साल बाद आप देखोगे तो राफेल से भी ज्यादा बेहतर विमान जो है हमारा ही कंट्री प्रोड्यूस कर रहा होगा। लेकिन अभी 10 साल की विंडो हमको और चाहिए। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट से ये जो प्रोग्राम है हमने चलाया हुआ है M का, ठीक है, और इसी के द्वारा हम जो है इसी के अंदर ही प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा ही ये सारा का सारा डिजाइन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से डिफेंस डिजाइनिंग की क्रांति जो है लगातार लाई जा रही है। यूक्रेन से जो सबक लिया गया है, बिना सुरक्षा के जो है अर्थव्यवस्था का कोई मोल नहीं होता। अगर आप अपने देश की बाउंड्रीज को खुद सुरक्षित नहीं कर सकते तो आप सोचिए कि आपके यहाँ निवेश कोई भी कंपनी नहीं करेगी, कोई भी अपने 50, 60 या 100 बिलियन डॉलर नहीं डुबाएगी आपके देश में, जब तक उनको यह अश्योर ना हो कि भारत या जो भी देश है वो अपनी बाउंड्रीज की सुरक्षा कर सकता है। और वो किससे आती है, वो आती है डिफेंस से। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इतना पैसा हमारा देश क्यों बर्बाद कर रहा है, एजुकेशन पे लगा दो, हेल्थ पे लगा दो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन समस्या आज की नहीं है, बात यह है कि अगर आप जो है आर्थिक रूप से उन्नत हो भी जाओ, जैसे कि आपने देखा होगा कि रूस के द्वारा किस तरीका से बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी बाउंड्री की सुरक्षा नहीं कर पाए, सब कुछ था। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि हमको डिफेंस अपना मजबूत करना ही होता, और ये पैसे की बर्बादी नहीं है बल्कि एक तरीका से आर्थिक उन्नति के लिए ये आवश्यक है। अब है संप्रभुता, ये आर्थिक विकास की पहली शर्त होती है कि हम जो है संप्रभु रहें और हम जो है एक तरीका से डिटरेंस पैदा करें। निवेश, डिफेंस स्पेंडिंग देश के अस्तित्व के का एक बीमा है। सोचिए कि अगर हम डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं तो एक सोचिए कि जैसे इंश्योरेंस पे व्यक्ति खर्च करता है, उसी तरीका से डिफेंस पर जो बजट पर हम खर्च करता है वो इसे उसी तरीका से देखना चाहिए। इसको पैसे की बर्बादी नहीं देखना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है कि भारत जो है किस प्रकार से अपनी जो बाउंड्री है उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर रहा है, ये वही है जो मैं आपको बता चुका हूं। इंजन की तकनीक में महारत हासिल लगातार भारत कर रहा है। टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स जो है वो भारत के अंदर आ रहे हैं और अपनी यूनिट स्थापित कर रहे हैं। लगातार मैंने कई सारी वीडियो बनाई, अगर आप रुचि रखते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। हिंद महासागर का दबदबा, यानी कि हिंद महासागर पर अपना दबदबा भारत बनाएगा, जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया है। और 2035 तक, यानी कि अगर 10 साल की विंडो हमको ये मिली है, इसके बाद में आप देखेंगे कि भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा और भारत 5th या फिर 6th जनरेशन के जो है फाइटर जेट्स अपने आप ही निर्मित करने लगेगा। और उसके बाद भारत फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा। और चाइना जैसे जो देश हैं, आने वाले समय में उनका जो टाइम था वो जा चुका, क्योंकि जिसके पास में एक अपनी जनसंख्या ही ना हो, यानी कि एक ऐसी जनसंख्या, आपको एक आंकड़ा और बताता हूं, भारत के पास में अगर आप देखा टोटल तो लगभग 67% आबादी ऐसी है जिसकी आयु लगभग 35 वर्ष से कम है।
यानी कि टोटल अगर पॉपुलेशन देखा जाए, और लेबर वर्कफोर्स का तो मैंने बताया है, लगभग हर 2 साल में 2.5 करोड़ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं हमारी पॉपुलेशन में जिनकी एवरेज एज ही 28 वर्ष है, और ये हमारे लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है उसको बढ़ाती है। तो आप सोचिए कि भारत का समय है, आने वाला समय है, सिर्फ भारत का है और किसी का नहीं है। सुपर पावर तभी सम्मान करते हैं जब आपके पास ताकत हो। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के किसी भी कीमत पर करेगा, और यही भारत की ताकत है, और यही दिखाता है कि आज अमेरिका हो या रूस हो, आज आकर के गोल टेबल पर यानी कि राउंड टेबल पर बात करते हैं, ना कि इस तरीका से कि आपको आकर के डिक्टेट करें कि ये कीजिए, आप वो कीजिए, जैसे आज से उस 70 या 80 के दशक में होता था हमारी लीडर्स के साथ में। आज वो देखने के लिए नहीं मिलता, और यही है हमारी ताकत, आर्थिक ताकत हो या फिर डिफेंस की, ये मायने रखती है। तो आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत